ध्यान रखिएगा। कोई भी कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करती, उसके लिए उसे किसकी जरूरत होती है? नीड ऑफ फाइनेंस की जरूरत होती है, यानी पैसे की जरूरत होती है, जिसको वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से अरेंज करती है, जिनमें मेन सोर्स है कैपिटल। कैपिटल को अरेंज करने के लिए कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स क्या करती है? पब्लिक को ऑफर करती है। ठीक है, कंपनी जब अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफर करती है तो उसके लिए वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिस प्रोस्पेक्टस में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड, अगर न्यू कंपनी है तो उससे रिलेटेड फ्यूचर जितना भी उसका प्रोजेक्ट वर्क होगा, कि क्या करेगी, कितना उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, किस तरीके से वर्क होगा कंपनी में, इन सब के बारे में वो आम लोगों को, कॉमन मैन को बताती है, जिससे लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या हो? अट्रैक्ट हो। और प्रोस्पेक्टस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एडवर्टाइजिंग फॉर्म में हो सकता है, एक बुकलेट हो सकती है, किसी भी टाइप का जो कंपनी प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से आप प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को कैपिटल में कंपनी की में इन्वेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद लोग कंपनीज में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कंपनी की शेयर कैपिटल जो होती है, जो कैपिटल होती है, वो डिवाइडेड होती है स्मॉल यूनिट्स में, और ईच स्मॉल यूनिट इज नोन एज शेयर। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि लोग इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्टमेंट को इजी बनाने के लिए ही हम कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जांपल दिया था, फिर से रिपीट करते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी को स्टार्टिंग में 10 लाख, मतलब ओवरऑल, जब भी हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल कैपिटल, जिसको हम ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं, उससे वो कैसे क्या होती है, और उसके बाद इशूड कैपिटल क्या होती है, इसको हम आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपनी की जो कैपिटल है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उस ईच स्मॉल पार्ट को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। और कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर कैपिटल में डिवाइडेड होती है। पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1 रुपीज से लेकर किसी भी स्पेसिफिक यूनिट का आप शेयर अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। यूजुअली 1 रुपी, 10 रुपी, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज के शेयर कंपनीज इशू करती हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कंपनी अपने अकॉर्डिंग किसी भी यूनिट का शेयर अमाउंट फिक्स कर सकती है। ठीक है, शेयर्स के अमाउंट वैल्यू फिक्स करने के बाद जब पब्लिक में ऑफर किए जाते हैं तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसके अंदर लिखी हुई होती है? प्रॉस्पेक्टस के अंदर। और लोग अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफर जो होता है सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी कंपनी पब्लिक को कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर करने, जो भी ऑफर देती है किसके थ्रू देती है? प्रॉस्पेक्टस के थ्रू देती है। प्रॉस्पेक्टस से अट्रैक्ट होकर लोग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि यू हैव टू परचेज, यू शुड परचेज आवर शेयर और इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। हम सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि वो कर सकते हैं, वो चाहे तो अपनी मनी को इस कंपनी में, सो एंड सो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पब्लिक क्या है, उसका मन है शेयर ले रही है, नहीं है मन नहीं ले रही, लेकिन कंपनी एक्ट की तरफ से कंपनी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन, कंपनी के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक में इशू किए हैं उन शेयर्स का मिनिमम 90% पार्ट पब्लिक को परचेज करना जरूरी है, अदरवाइज कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल किया जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख रुपीज के शेयर पब्लिक को ऑफर किए, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज के शेयर्स ऑफर किए हैं, एक शेयर की मान लीजिए वैल्यू 10 रुपीज है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं रुपीज से, अगर हम पर
वैल्यू पर शेयर यूनिट को डिवाइड करें, यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे? 10,000 शेयर। यानी पब्लिक में कितने शेयर्स ऑफर किए जाएंगे? 10,000। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स का 90% या 1 लाख का 90%, बात तो एक ही है। तो 10,000 का वो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे और यहाँ पर अमाउंट निकल के आएगा डायरेक्टली। तो 1 लाख का 90% कितना हुआ? 90,000। यानी पब्लिक मिनिमम 90,000 शेयर्स क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले, तो वो कंपनी आगे अपना काम स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना मिनिमम कितना परसेंट शेयर्स पब्लिक के थ्रू क्या होने चाहिए? सब्सक्राइब होने चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा? मिनिमम 90% शेयर्स ऑफ द इश्यूड कैपिटल शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। तभी एक कंपनी अपना फर्दर वर्क या फर्दर जो बिजनेस वर्क है वो स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज उसका कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाएगा और वो कंपनी फ्यूचर में वर्क नहीं करेगी, यानी वो बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए आपने इस प्रोसेस में पढ़ा होगा लास्ट ईयर भी कि रजिस्ट्रेशन, देन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन उसके बाद हमें क्या मिलता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। यानी बिजनेस को शुरू करने का सर्टिफिकेट हमें कब मिलता है? जब हमें 90% इशूड शेयर्स का, मिनिमम 90%, मैक्सिमम 100% हो सकता है। यानी हमने 1 लाख के शेयर इशू किए, पब्लिक ने पूरे 1 लाख के परचेज कर लिए, तो हमारे 100% सब्सक्रिप्शन हो गए। लेकिन मिनिमम से, अगर मिनिमम लिमिट से कम सब्सक्रिप्शन हुआ, मान लीजिए 1 लाख के हमने शेयर इशू किए लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 85,000, 89,000 तक ही सब्सक्राइब किए, तो ऐसी कंपनी अब आगे फ्यूचर में वर्क नहीं करेगी और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, कंपनी को विदिन 15 डेज, विदिन, यहाँ पर पूरी कंपनी में एक्ट में इसका डिस्क्रिप्शन है कि विदिन 15 डेज कंपनी शुड रिटर्न द अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। यदि जब वो फ्यूचर में बिजनेस ही नहीं कर पाएगी तो 15 दिन के अंदर उसे वो पैसा वापस करना है जो उसने पब्लिक से ले लिया है। मान लीजिए 89%, 85% लोगों ने तो पैसा कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया होगा, तो उस पैसे को उसे विद इन 15 डेज क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर 90% या अबव 90% सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो ऐसे में कंपनी अपने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके दोबारा रजिस्ट्रार के सामने जाती है और रजिस्ट्रार के सामने वो ये बताती है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। अब हमें क्या दिया जाए? अब हमें दिया जाए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। तो जैसे ही 90% सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को क्या इशू करता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट देता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कंपनी पब्लिक की उस मनी को यूज कर सकती है जिस मनी को उसने रिसीव किया है, उससे पहले वो यूज नहीं कर सकती। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही एक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। उससे पहले सारा का सारा जो वर्क हो रहा है दैट इज ओनली द पेपर वर्क। उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी बिजनेस से रिगार्डिंग नहीं हो रही, ना हमने अभी तक कोई एसेट्स खरीदी बस बिजनेस की, ना लाइबिलिटीज के बारे में, आगे की लाइबिलिटी, फर्दर लाइबिलिटीज के बारे में सोचा कि और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल के अलावा हम कहाँ कहाँ से उसको लेंगे। इन सब के बारे में तब हम वर्क करते हैं जब हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्योंकि पता है कि अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी के सारे वर्क भी हमारे क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए जब तक मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन पब्लिक से ना मिले तब तक कोई भी कंपनी अपना फर्दर वर्क स्टार्ट नहीं करती। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलते ही कंपनी को ये राइट मिल जाता है कि वो पब्लिक की मनी को यूज कर सकती है। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा माइंड में समझ में ये आ रहा होगा कि कंपनी को रन करने के लिए कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। कंपनी, बाकी सब बिजनेस में तो इतना ज्यादा हमने लॉ को नहीं फॉलो किया, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा
किसी स्पेसिफिक लॉ की जरूरत होती नहीं, आपको पता ही है। पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता, जब तक कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीजें उनकी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चल रही हो, तब तक पार्टनरशिप एक्ट तो वर्क नहीं करता। वो कब वर्क करता है? जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं या कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली क्या नहीं होते, एक दूसरे से अग्री ना करें, तो इंटरफेरेंस ऑफ लॉ वहां भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन कंपनीज में इंटरफेरेंस ऑफ लॉ ज्यादा क्यों होता है, उसको समझने के लिए हमें ये इस पूरे प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि देखिए, जब कंपनीज में आम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सभी लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के वक्त में ये देखेंगे कि उस कंपनी को जो रन करते हैं, अब रन तो सब नहीं कर सकते, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह वर्क करती है। कंपनीज में भी जो वर्क होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी बनाई भी हम ही ने है और उसमें जो गवर्नमेंट में जितने लोग हैं वो हम में से ही कुछ चुने हुए लोग हैं जो उसको रन करते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है कि 1.25 अरब, लगभग इतनी हमारी जनसंख्या है, क्या ये पॉसिबल है कि वो सब ही इस देश को रन कर पाए या इस देश को चला पाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम में से कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वो जैसे लीडर्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग उन्हें वोट दे करके चुनते हैं और फिर वो लोग पार्लियामेंट या असेंबली में जाकर के, पार्लियामेंट जो होती है वो होती है पूरे कंट्री लेवल की या जिसे सेंट्रल लेवल का की गवर्नमेंट कहते हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो किसके? स्टेट लेवल की होती हैं। तो इन सभी में जाकर के वो लोग क्या करते हैं? हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता है ना कि गाजियाबाद के जो एमएलए हैं वो ये हैं, हापुड़ के ये हैं, यानी वो हमारे पूरे हापुड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको वोट देकर सिलेक्ट किसने किया है? उनको वोट देकर सिलेक्ट किया है हमने, यानी आम पब्लिक, कॉमन मैन ने। तो इसीलिए तो बाय द पीपल होता है, क्योंकि सिलेक्ट तो हम ही करते हैं उनको। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग उन लोगों को, वो सभी लोग किसी भी गवर्नमेंट को रन कर सके। इसलिए क्या होता है कि कुछ लोगों को, स्पेसिफिक पर्सन को ये राइट दिया जाता है कि वो राइट भी नहीं, वो हम में से ही चुने हुए लोग होते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है कि वो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उनको उनका समाधान कराएंगे। सेम एज कंपनीज में भी क्या होता है? कंपनीज में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैंने बताया ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट होती है मेंबर्स की। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिनको आपने पढ़ा भी होगा कि कलेक्टिवली शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। कंपनी का कोई एक ओनर नहीं होता। तो ये जितने सारे शेयर होल्डर्स तो उस कंपनी को रन नहीं कर सकते, और फिर किसी ने 1 शेयर इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने 10 शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने 50 में, किसी ने 100 में, 100 में। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग कंपनी को रन करने में इंटरेस्टेड भी हों, क्योंकि उनके अपने पर्सनल काम भी हैं। दूर दराज रहते हैं लोग, कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आकर के स्पेसिफिक प्लेस पर उस कंपनी को रन करें, ये कोई जरूरी नहीं। तो ऐसे में उनकी तरफ से कंपनी को रिप्रेजेंट या रन कौन करता है? तो हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड पीपल होते हैं, जिनको इलेक्ट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। जैसे हम लोग करते हैं ना, नेताओं को इलेक्ट करते हैं और वो क्या बनते हैं? एमएलए, एमपी बनते हैं। सेम एज कंपनी में भी शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं वोटिंग राइट के थ्रू। और वोटिंग राइट के थ्रू जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स कंपनी को रन करने का काम करते हैं। यानी वो सब डायरेक्टर किसकी तरफ से कंपनी को चलाने का काम करते हैं? शेयर होल्डर्स की तरफ। और शेयर होल्डर्स की तरफ से चूंकि वो कंपनी को चलाने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अंदर ही अंदर कोई फ्रॉड ना कर ले। इसके लिए कंपनी एक्ट पूरे टाइम उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। जैसे कि
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अंदर ही अंदर कुछ फ्रॉड करे तो उस पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? ये भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम एज किसी भी कंपनी में किसी भी टाइप की मिस हैपनिंग, फ्रॉड या किसी भी तरीके का कोई क्राइम ना हो, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट है, तो इसीलिए कंपनी एक्ट उस पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। उसकी मनी के यूज पर हर जगह वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप किसी भी चीज को यूज करते टाइम अपने शेयर होल्डर्स को उसके बारे में जरूर बताएं। कोई ऐसा वर्क ना करें जो शेयर होल्डर्स को पता ना हो। हालांकि एक एक छोटे छोटे काम के लिए हम शेयर होल्डर की परमिशन नहीं लेते। इतना राइट तो डायरेक्टर्स को होता है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले या कोई भी बड़ा रूल बनाने से पहले उनको दे हैव टू डिस्कस विद द शेयर होल्डर्स, और उसके लिए टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। एंड ऑफ द ईयर जनरल मीटिंग भी होती है शेयर होल्डर्स की, जनरल एनुअल मीटिंग भी बोलते हैं उसे, जनरल एनुअल मीटिंग JAM के नाम से जानी जाती है, जिसमें आपका जो जितने भी कंपनी के मेन डायरेक्टर्स या फिर CA या फिर कंपनी के सेक्रेटरी और भी जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, उनको शेयर होल्डर की परमिशन से या तो कंटिन्यू किया जाता है या उन्हें चेंज किया जाता है। तो ये बहुत सारे वर्क कंपनी में एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे रन करती है उस टाइप से वर्क होते हैं। तो ये तो कुछ प्रोसेस बताया मैंने कि कोई भी कंपनी कैसे रन करती है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स पर। ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे। कितने टाइप्स के शेयर होते हैं जरा बता सकते हैं आप? कितने टाइप के शेयर कोई भी कंपनी इशू कर सकती है? मैम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हाँ, वेरी गुड। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है, कोई स्टूडेंट? प्रेफरेंस शेयर चलिए मैं बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which have preferential right in taking dividends at the end of the year or in receiving capital at the time of winding up of the company। ये वो शेयर्स है जिनका नाम ही प्रेफरेंस है, यानी इनको प्रेफरेंस दिया गया है क्या लेने में? डिविडेंड लेने में। इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में इनको डिविडेंड पहले मिलता है, ये प्रेफरेंशियल राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। दूसरा, इन्हें अगर कंपनी बंद होती है तो कैपिटल अगर कंपनी रिटर्न करती है तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेगी और लास्ट में कुछ बचेगा तो किसे देगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये दो राइट होने की वजह से इनका नाम रखा गया है कैसे शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी एक फिक्स रेट से डिविडेंड देती है और इनमें रिस्क इक्विटी शेयर के कैपिटल इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में कम होता है। यानी इक्विटी शेयर, अब अगर हम इक्विटी शेयर्स को डिफाइन करें तो इसका रिवर्स कर देंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन वो प्रॉफिट को भी सबसे ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अगर कंपनी के को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उनकी डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं होता, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वो मेनली जो कंपनी के ओनर माने जाते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स माने जाते हैं, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के ओनर्स की कैटेगरी में तब रखा जाता है जब उन्हें कई ईयर्स तक क्या ना मिले? डिविडेंड ना मिले। अदरवाइज जो मेन ओनर्स होते हैं कंपनी के वो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में सबको देने के बाद, यानी जो हम आउटसाइडर से लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देने के बाद, चाहे वो बैंक लोन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन हो या डिवेंचर्स होल्डर्स के इंटरेस्ट हो, वो सभी इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
स्पेसिफिक रेट से डिविडेंड पे करने के बाद अगर एंड ऑफ द ईयर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर बचता है, वर्ड इसीलिए डाल दिया अगर बचता है, अगर नहीं बचता तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को काफी अच्छे अमाउंट में क्या मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए लोग रिस्क लेकर इक्विटी शेयर्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट होता है, जो कि सबसे बड़ा राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और उन्हें ही ओनर सही मायनों में माना जाता है कंपनी का। इसलिए ये सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी है इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क होने के बाद भी इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि जब कंपनी को ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेट प्रॉफिट पर भी उनका अधिकार होगा, यानी उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेट पर क्या मिलते हैं, प्रॉफिट में शेयर मिलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्हें इक्विटी से पहले क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। अच्छा, बाइंडिंग अप की भी बात कर लेते हैं। बाइंडिंग अप मीन्स कंपनी जब अपना बिजनेस क्लोज करती है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करती है उस टाइम पर अगर ऐसा बचता है सभी आउटसाइडर्स का पे करने के बाद, तो उसमें सबसे पहले किसे मिलेगा? अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे करेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम इक्विटी को वापस कर देंगे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें वापस ना करें। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में ये चीज जो आपने पढ़ी, इसको एक बार और थोड़ा सा देख लीजिएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस का एक क्वेश्चन होगा, उसे भी देख लीजिएगा कि डिफरेंस क्या है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। इक्विटी शेयर बहुत नॉर्मल डिफरेंसेस हैं जिनको आप सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि रेट ऑफ डिविडेंड किस में फिक्स होता है, इक्विटी में या प्रेफरेंस में? प्रेफरेंस में। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, फिक्स होता है। इक्विटी में कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। डिविडेंड जो है, इसके बाद कन्वर्टेबिलिटी का एक पॉइंट आता है। तो इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन प्रेफरेंस को इक्विटी का ऑप्शन कंपनी दे सकती है। तो चाहती है वो दे सकती है कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे तो फ्यूचर में अपने को किस में कन्वर्ट कर सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ठीक है। रिडम्पशन किसका होता है? अब मेन क्वेश्चन, ये जो पॉइंट आने से पहले मीनिंग ऑफ रिडम्पशन बताएं। रिडम्पशन मीन्स होता है रिटर्निंग द अमाउंट ऑफ शेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर कंपनी अपने शेयर का अमाउंट वापस कर सकती है। तो किन शेयर्स का अमाउंट वो वापस कर सकती है, ध्यान रखिएगा। इक्विटी का पैसा तो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी वापस नहीं कर सकती, इक्विटी का। और प्रेफरेंस शेयर्स का भी पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं कर सकती। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में एक टाइप होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सिर्फ एक टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का, कौन सा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सिर्फ उन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस कर सकती है। तो जो शेयर्स होते हैं दोज आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, चाहे वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी, एक्सेप्ट कौन से शेयर्स? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि बहुत कम कंपनीज इश्यू करती हैं। एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी कंपनी अपने किसी भी शेयर्स का पैसा अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती, सिर्फ उस पर टाइम टू टाइम क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती। क्लियर हुआ सभी को? तो इसके जो और भी, अच्छा, राइट ऑफ वोटिंग किसको है? इक्विटी होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट ऑफ वोटिंग नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में उनका राइट ऑफ वोटिंग राइट बनता है। वो कंडीशंस वो होती हैं जब उन्हें कई ईयर्स से डिविडेंड ना मिल रहा हो, तो फिर उन्हें वोटिंग राइट मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मेन जो हमें डिस्कस करने हैं। और भी पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लीजिएगा इसमें, और अगर किसी में डाउट हो तो मुझसे कल डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।